नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हमको आगे बढ़ना है। मैग्नेटोस्टेट की बातें हम लोग कब से कर रहे हैं और इन्हीं बातों को अब थोड़ा हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है ना, मैग्नेटोस्टेट की बात हमको करनी है। और लास्ट लेक्चर में चार्ज डेंसिटी के ऊपर बेस्ड, सॉरी करंट डेंसिटी के ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे। अलग अलग तरह की करंट डेंसिटी देखी थी, फोर्स की बात की थी, उससे संबंधित हम लोगों ने फोर्स भी निकाला था। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किए थे। आज के लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं से संबंधित, जैसे बायो सावर्ट लॉ है या डेंसिटीज है, तो बायो सावर्ट लॉ मेनली एग्जाम में आता है, उसी को फोकस करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at center of a regular at center of a regular small n-sided polygon carrying a steady current I. Let R be the distance from let R be the distance from the center to any side. The center to any side. ठीक है, बता दूंगा मैं कैसे करना है। इसके बाद में सवाल नंबर बी है, चेक दैट योर फॉर्मूला check that your formula reduce the field reduces the field at the center of circular loop at the center of circular loop in the limit n tends to infinite. In the limit n tends to, ये तो काफी सिंपल सी बात है यार। अगर कोई पॉलीगन है, अगर वो n साइड में है, मतलब कि इतनी उसकी साइड्स हैं, है ना, बहुत सारी साइड्स हैं, और वो सर्किल की बात करूँ तो ये भी तो n साइड पॉलीगन है। इसमें छोटे 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 साइड्स हैं और ये n नंबर ऑफ साइड्स हैं, वो भी इनफाइनाइट। ये इतने छोटे छोटे साइड्स हैं, बहुत छोटे छोटे साइड्स।
और अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ साइड्स एक साथ मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। हम लोग ये निकालना चाहते हैं, हम लोग ये समझना चाहते हैं कि सर्किल का जो फॉर्मूला है वो इसको फॉलो कर रहा है क्या। अगर हम हमारे फॉर्मूले को निकालते हैं एन साइडेड को, और उस फॉर्मूले में एन को इन्फिनिट की तरह ट्रीट करते हैं, तो क्या ऐसा होता है। इसको करने के लिए हम सबसे पहले एक एन साइडेड पॉलीगन बनाते हैं। ज़्यादा हम लोग बड़ा बनाएंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनाने पे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम अपने मन से एक काम करते हैं, इक्वली साइड्स के 6 साइडेड पॉलीगन का निर्माण करते हैं। और इस पॉलीगन में यहाँ पर हम लोग समझते हैं ये है और एक ये भी है। देखो, मैं किसी भी एक साइड के ऊपर काम करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले भी कि कैसे हम लोग काम करते हैं इस तरीके से। तो मान लो ये पॉइंट है और फिर ये है और फिर ये है। मान लो मैं इसमें मान लेता हूँ कि ये जो एंगल है ना, ये थीटा है। तो ये मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन की वजह से पॉइंट पर, उसने बोला है कि सेंटर से किसी भी एक साइड का जो डिस्टेंस है वो आर है। ऐसा ही तो कहा है ना उसने, कि किसी भी एक साइड से डिस्टेंस आर है, मतलब कि अगर ये डिस्टेंस देखें तो ये आर है, या कोई दूसरा डिस्टेंस देखो ये वाला डिस्टेंस तो भी आर है। तो किसी पर्टिकुलर लाइन की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर अवेलेबल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई आर, और जो एंगल सेंटर के अक्रॉस बनता है दैट इज साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। सिंपल। अब क्योंकि रेगुलर साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैं, सो फॉर रेगुलर साइड्स θ1 इज इक्वल टू θ2। मैं ऐसा मान लेता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको कि एन ऑफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई होता है। अगर दोनों एंगल सेम है तो फिर थीटा इज इक्वल टू, हम लोग इसको थीटा मान लें अगर दोनों एंगल सेम है तो ये हो जाएगा पाई अपॉन एन। ठीक है। इसको ट्रीट करते हुए अगर हम लोग ऊपर फॉर्मूले में रखते हैं बी वाले फॉर्मूले के अंदर, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर एक साइड के लिए तो मैंने क्या बोला था, ये फॉर्मूला है। एन नंबर ऑफ साइड्स अगर मैं है तो मुझे एन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर द कंप्लीट पॉलीगॉन, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 पाई आर 2 ऑफ साइन थीटा साइन पाई अपॉन। अब भाई साहब ये तो रिजल्टेंट फील्ड आया, ठीक है। आप इस 2 से भी 4 को कैंसिल करके रिजल्टेंट फील्ड लिख सकते हो, बिकॉज आप क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर रहे हो। तो उसका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर एंड साइन थीटा साइन। पाई। अब अगर मान लो इसका बी नंबर सॉल्व करने जाऊं मैं, तो बी नंबर में क्या है, अगर उसने बोला कि एन टेंस टू इन्फिनिट आप पुट कर दो, सो व्हेन ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिट, इसका मतलब पाई अपॉन एन जो बहुत स्मॉल हो जाएगा,
बस अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है। इसका मतलब साइन ऑफ पाई अपॉन इज अप्रोक्सीमेटली पाई अपॉन एन। जरा इसको हम लोग रख के एक बार चेक करें और बी निकालते हैं। तो बी एट द सेंटर अगर हम लोग देखें तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाई पाई अपॉन एन। तो पाई एन से एन पाई कट जाएगा, सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। यही तो होता है, ठीक है ना। सर्कुलर लूप के सेंटर पे यही तो फॉर्मूला काम करता है मैग्नेटिक फील्ड का। सर्कुलर अरे अगली बात समझ में, सर्कुलर लूप के सेंटर पे इसी तरीके से काम करेगा फॉर्मूला, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करें आज का। देखो, इन द फिगर शोन बिलो in the figure shown below, uh, there are parallel two wires. There are parallel two wires placed in the plane of paper. Placed in the plane of paper are carrying current 2I and I are carrying currents 2I and I. Consider point A, B, C, D. Consider points A, B, C, D on the line perpendicular on the line perpendicular the both the wires perpendicular of the both wires and also in the plane of the paper, and also in the plane of the समझ रहे हो। तो ए नंबर ये है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए सी डी। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए सी और डी।
दूसरा है फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स फाइंड द position of points on the line ACD on the line ACD where magnetic field is zero, where magnetic field is, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ चित्र क्या दे रखा है, डायग्राम क्या दे रखा है। ये वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, सॉरी बहुत लंबा वायर है बेटा, ये बहुत लंबा, ठीक है। इन दोनों वायर के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है ना वो ए दे रखी है आपको, ये सी पॉइंट है सेंटर पे, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको ए बाई टू दे रखी है। ये इसकी लाइन, इसी लाइन में एक पॉइंट ए दे रखा है और इसी लाइन में ये ए डिस्टेंस पर है और ए डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट डी दे रखा है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो करवा रखी है 2I और इसमें जो करंट फ्लो है वो दे रखी है आपको I। अब समझे बात को। अब क्या करना है, इसने बोला है कि आप ए सी डी तो उसमें पॉइंट नहीं लगा, बी लिखा हुआ है कोई पॉइंट, अच्छा ये बी है ही ना, ये इट्स माय मिस्टेक। जब डायग्राम में बी पॉइंट ही नहीं है तो फिर ये बी पॉइंट हम लिखेंगे। तो ए सी डी पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये देखना है कि ए सी डी जो लाइन ज्वाइनिंग है, इस ज्वाइनिंग लाइन पर ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पर फील्ड जीरो आता है। तो बड़ा आसान सवाल है बेटा, आप पहले ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आप ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से मैं ये जानता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है, यही तो होता है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, मैंने आपको याद भी कराया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr अगर कोई इन्फिनिट लॉन्ग वायर है। अब बस डायरेक्शन देख लो और डिस्टेंस देख लो, तो ये 2I करंट का वायर है, ऊपर करंट जा रही है, आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस तरफ है, लेफ्ट साइड में फिंगर्स को ऐसे रखना पड़ेगा, टर्न करोगे तो फिंगर बाहर की तरफ आएगी, तो सिंपल हो जाएगा म्यू नॉट, और करंट कितनी है 2I अपॉन 2π, डिस्टेंस उसकी है ए, डिस्टेंस उसकी है ए, इट्स वेरी इजी, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की ओर, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर मैं दूसरा देखूं प्लस, नीचे की तरफ करंट है, पीछे की तरफ इधर की तरफ आपका वो है, टर्न करोगे तो अंदर जाएगा, तो म्यू नॉट करंट है आई और वायर में 2π और डिस्टेंस है a प्लस ए मतलब 2a, बट ये आउटसाइड है। अब प्लस कौन होगा माइनस कौन होगा इसका फैसला किया जाएगा इन दोनों राशियों में से बड़ी राशि कौन सी है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये नीचे की तरफ 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो फर्स्ट टर्म ज़्यादा बड़ी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, 1 ये माइनस में हो जाएगा और 1/4 ये हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा और रिजल्टेंट वो बाहर की तरफ ही आएगा, तो कुल मिला के 3/4 ये हो जाएगा, तो 3/4
4 पाई है, दैट्स इट। अब सी पॉइंट पे आते हैं। सी पॉइंट जो है ना, यहाँ पे आ जाओ सी पॉइंट पे। सी पॉइंट बीच में, यू 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 दोनों अंदर की ओर है, ठीक है ना। तो म्यू नॉड 2i अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस चेक कर लो कितनी है, a/2। ये भी अंदर की ओर है तो ये भी अंदर की ओर है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस चेक कर लो वो भी a/2 ही है, तो सेम ही है, और रिजल्टेंट अंदर की ओर, कोई दिक्कत ही नहीं है दोनों में। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ठीक है। ये 2 है यहाँ पे, और यहाँ पर ये शायद 1 रहेगा, फिर 3 हो जाएगा, और अंदर की ओर ही रहेगा रिजल्टेंट। ये तो बाहर की ओर था, तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा अंदर की ओर, दैट इज 3 पॉइंट म्यू नॉट। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए इन दिस डायरेक्शन। दैट्स वेरी इजी। नाउ डी पॉइंट पे निकालना है, तो डी पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट डी पॉइंट इधर है, इधर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, मतलब कि म्यू नॉट 2i अपॉन 2 पाई, वहाँ से जाने के लिए 2 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी अंदर की ओर, यूं यूं बाहर की ओर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस म्यू नॉट आई अपॉन डिस्टेंस ए है 2 पाई ए, और ये बन गया। अब बड़ी क्वांटिटी कौन सी है वो चेक कर लीजिए, तो इससे ये कट जाएगा, 2 पाई ए। हाँ, तो दोनों बड़ी तो है ही नहीं, दोनों बराबर ही है। अब दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कट जाएगी। ये लो, यही आपके ऑप्शन बी का आंसर भी है। उसने कहा था कि वो पॉइंट निकालो एसिडी लाइन में जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो हमारा आंसर तो आ गया। क्या आ गया कि एसीडी लाइन में डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 है। तो बस आपका काम तो बन गया ना, फिर खत्म काम, फिर इतना उलझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, सोचना ही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा दिमाग तो उसमें लगाना पड़ेगा, सोचना समझना गौर करना। लिखो, इन द फिगर शोन बिलो, क्वेश्चन 3, two long wires W1 and W2, two long wires W1 and W2, each carry current I are placed parallel to each other and parallel to z-axis.
डायरेक्शन ऑफ करंट इन W1 the direction of current in W1 is outward and W2 is inward. Find the magnetic field at point P and Q. समझा दो, डायग्राम देखो। डायग्राम ये बेटा दो वायर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो जेड एक्सिस नॉर्मली इससे बाहर की ओर होती है, ऐसा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैंने नहीं बनाया ना। एक्स इधर दिया हुआ है, वाई ऊपर दिया हुआ है, तो इधर जेड दिया हुआ है, समझना ध्यान से, ये जेड एक्सिस है। और इसने बोला डायरेक्शन जो है ना वो W1 में तो है आउटवर्ड। अब मैं 3D में तो बना नहीं सकता ना, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा कि यहाँ पे आउटवर्ड कहीं करंट दे रखी है W1 के अंदर, और यहाँ पर एक वायर रखा हुआ है, ये W2 है, इसमें इनवर्ड करंट फ्लो, मतलब W1 में AC करंट फ्लो हो रही है और W2 में AC करंट फ्लो हो रही है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ऊपर y एक्सिस दिया हुआ है इसने क्वेश्चन में, और ऊपर की तरफ जो है ना ऐसे दिया हुआ है, ये P पॉइंट है, और ये दिया हुआ है इसने x पर तो 0 है, मतलब x पर तो यही ना 0 पर, बाकी y पर इसका जो डिस्टेंस है वो है √3, और ये a ऊपर की तरफ डिस्टेंस। इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि ये जो डिस्टेंस है ना ये √3a है, क्योंकि पॉइंट को पढ़ के तो ये लग रहा है कि ये डिस्टेंस √3a है। यहाँ पर भी करंट आई दे रखी है आउटवर्ड, ये इनवर्ड करंट आई दे रखी है। यहाँ पर एक क्यू पॉइंट दे रखा है, ये ए डिस्टेंस पे लगभग, यहाँ पे ये क्यू पॉइंट दे रखा है, और ये ए और ए डिस्टेंस, मतलब एक्स पर भी ए डिस्टेंस, वाई पर भी ए डिस्टेंस। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना वायर रखने का ओरिजिन से, वो एक्स ए पर है। ये डायग्राम सवाल में दिया हुआ है। अब इस डायग्राम को देख के आपको सोचना है कि आप कैसे निकालोगे अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। 2 मिनट का पोज लेके सोचो, वीडियो को पोज कर दो। होपफुली आप लोगों ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि दोनों वायर की पोजीशन कुछ डिफरेंट टाइप की है ना, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो थोड़ा सा आपको कंपोनेंट टाइप से लेना पड़ेगा। तो मैं आपको समझा दूँ, पहले वायर और दूसरे वायर दोनों में कैसे आप निकाल सकते हो उसमें, क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर आप लोग उसमें ढंग से नहीं समझोगे तो। मैं पहले वायर की बात करता हूँ, ठीक है ना। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाता हूँ अगले पेज पे, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। देखना, डायग्राम को डिजाइन करने के लिए मैं वापस से एक्स एक्सिस बनाता हूँ यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ आपका वायर रखा हुआ है,
यहाँ आपका वायर रखा हुआ है और ये पॉइंट P है। मैं पहले P पॉइंट की बात कर रहा हूँ बेटा, है ना, फिर बाकी पॉइंट्स की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस तो चाहिए पड़ेगा ना, बिकॉज वायर यहाँ है और पॉइंट यहाँ है। तो ये मान लेता हूँ, मैं दूसरा वायर मान लेता हूँ, दूसरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड जाएगा इधर की तरफ और इसका कंपोनेंट लेते हैं इधर की तरफ। नहीं, वायर नंबर 1 तो यही है वैसे तो, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में तो होता नहीं ना मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होता नहीं डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर भी होता है। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है बेटा कि आपको राइट हैंड थंब रूल काम में रखना पता है। ये वायर नंबर 1 है, मतलब W1 वायर है, ये वायर नंबर 2 है, W2 वायर है। तो ध्यान देना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है समझाता हूँ मैं आपको। आर डायरेक्शन रेडियल होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ बिल्कुल नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड को हमको राइट हैंड थंब रूल से देखना पड़ता है। तो करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रही है इस वायर में, तो थंब को बाहर रखो, ध्यान से समझना मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। थंब को बाहर रखो ऐसा, ठीक है। फिंगर्स को लेके जाओ वहां पे जहां ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ है, तो आपका फिंगर कैसा होना चाहिए बेटा, और फिर फिंगर को टर्न जहाँ करोगे वही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फिंगर टर्न ऐसे होगी, फिंगर टर्न ऐसे होगी, फिंगर टर्न ऐसे होगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, इस पहले वायर का यहाँ, यहाँ पे जाओ सेकंड वायर में। थंब ऐसा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऐसा यहाँ पे, फिर फिंगर टर्न करो, फिंगर टर्न ऐसे हो, फिंगर टर्न ऐसे हो। इसलिए इस दूसरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। अब आ गया आपकी बात समझ में। अब जब आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लिया, तो अब थोड़ा सा मैं आपको एंगल वाइज समझाता हूँ कि आखिर एंगल डिसाइड कैसे करने हैं, क्योंकि 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, क्योंकि वो फिंगर टर्न करने का लफड़ा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जो एंगल होता है ये 90 का होना चाहिए। फिंगर टर्न जब करते हैं तो 90 डिग्री पर फिंगर टर्न करनी चाहिए। तो रेडियल डायरेक्शन से 90 डिग्री पर आपका फील्ड होता है। तो रेडियल डायरेक्शन ये है, ये वाली, और इससे 90 डिग्री पर फिंगर टर्न करनी होती है ये। ऐसे ही रेडियल डायरेक्शन ये है, इससे 90 डिग्री पर फिंगर टर्न करनी होती है, मतलब कि ये रहते 90 डिग्री होता है। बात ये आ रही है बेटा कि आखिर ये एंगल कितना लिया जाए, थोड़ा उसका लफड़ा पड़ रहा है। समझाते हैं, आप चिंता मत करो, समझाते हैं। देखो, एंगल पता करने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस पता करते हैं। हमारे पास डिस्टेंस ही और कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, √3a, जैसा कि आपने मुझे बताया, मतलब मैंने आपको बताया, और ये डिस्टेंस है a। अब ये बात तो आपके पल्ले पड़ गई होगी ना कि ये एंगल 90 का है, क्लियर। अब आप इन दोनों एंगल में से कोई भी एंगल निकाल, मान लो मैं ये एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो अगर मैं टेन थीटा लिखता हूँ पाइथागोरस से, तो परपेंडिकुलर मतलब लंब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब आधार, तो ये ए से ए कट जाएगा, √3 आ जाएगा। और आप सब बखूबी जानते हो, अगर टेन थीटा √3 थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसका साफ साफ मतलब हुआ कि ये क्या होगा, 60 डिग्री। अगर ये 90 है, 60 है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि 180 होता ना पूरा। अब ये पूरा 90 है, ये तो हम सब जानते हैं, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और ये अगर 90 पे जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। फिर उसके बाद में ये 90 पे होता तो ये 60 डिग्री।
फिर ये वाला जो होगा इस तरह वापस देखता है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा इन द सेम वे, फिर ये 60 डिग्री हो जाएगा इन द सेम वे, और फिर ये 30 डिग्री हो जाएगा इन द सेम वे। सारे एंगल क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। तो डिस्टेंस वाइज अगर देखा जाए, मान लो अगर ये हमारे पास इस तरीके से है तो ये डिस्टेंस तो 2a हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दो, वो तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर रूट करके, ठीक है। और ये भी डिस्टेंस 2a हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वायर से हमको 2a डिस्टेंस पर P पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स वाई हमने ये डिस्टेंस मानी। खैर कंपोनेंट तो लेने पड़ेंगे। अब B2 का कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा B2 cos 30, और ऊपर आ जाएगा B2 cos 60, इधर देखोगे तो इधर आएगा तो B1 cos 30, और नीचे की तरफ जाएगा एक कंपोनेंट, इसको इधर ऊपर जाएगा ऊपर B1 cos 60, ये 30 है ना, तो B1 cos 60, तो B1 cos 60। कुल मिला के देखा जाए तो B1 B2 के अंदर सेम करंट फ्लो हो रही है और सेम डिस्टेंस पे वो रखे हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी दोनों का मैग्नीट्यूड B1 B2 का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जब B1 B2 का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, तो ये दोनों कंपोनेंट तो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये दोनों कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे। तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है मेरे को, वो JK डायरेक्शन में B1 cos 60 को ऐड कर देंगे और B2 cos 60 को ऐड कर देंगे, दोनों कंपोनेंट ऐड होके JK में रिजल्टेंट दे देंगे। B1 B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, उसका कारण क्या है कि दोनों के अंदर सेम करंट फ्लो रही है, और इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की करंट तो हम जानते हैं, ये म्यू नॉट I अपॉन 2πr, मतलब जिस डिस्टेंस पर रखा है वायर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने 2a निकाली, तो 2a डिस्टेंस पर आपका पॉइंट रखा हुआ है। बाकी cos 60 का वैल्यू आप सब जानते हो, दोनों का ऐड करेंगे तो 2 तो पहले आ जाएगा। cos 60 का वैल्यू सब जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2। लीजिए क्या, बस ये आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। कितना सिंपल सवाल है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट आपका दे रखा था क्यू पॉइंट, जरा क्यू पॉइंट पे आते हैं, आ जाओ क्यू पॉइंट। ये मान लें यहाँ पर आपका सेंटर है, यहाँ पे आपका वायर है, यहाँ पे आपका क्यू पॉइंट है, यहाँ पर आपका वायर है, यहाँ पर आपका सेंटर है, तो वही एंगल्स निकालने पड़ेंगे और कुछ नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो डिस्टेंस रखा हुआ है, तो ये तो खैर 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एंगल का पता नहीं है ना, तो ये एंगल पता कर लेते हैं, थीटा कर लेते हैं इसको, ये ए डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी ए डिस्टेंस थी होने में तो, ठीक है, और ये भी ए डिस्टेंस है, ऐसा हम लोगों ने देखा था पिछले वाले डायग्राम में, और ये भी ए डिस्टेंस है। तो अगर ये ए डिस्टेंस है मान लो, तो, 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 तो एक काम करें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a हो गया ना, फिर पाइथागोरस लगा दो इसमें, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी, रूट ऑफ 2a का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर कुल मिला के √5a। बस अब तो एंगल वाइज चेक करना है कितना एंगल ही बना रहा है। अब मैं चेक करूँ एंगल वाइज, यहाँ से कोस थीटा निकल जाएगा, तो कोस थीटा हो जाएगा लाल आधा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कुल मिला के 2/√5, और अगर साइन थीटा निकालें इसी ऑर्डर में तो 1/√5 आ जाएगा। चलो काम करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, पर पहले कंपोनेंट निकालना है। तो बाहर की तरफ है ये, पॉइंट किधर की तरफ है,
जब फिंगर्स टर्न करेंगे तो इधर कहीं पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड B1, और वायर से खुद की एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग निकालें B2 की बात करें तो सीधा ही तो है वो, वायर ऐसा है, पॉइंट ऊपर है, तो B2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, B2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, B2 में तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ ही दिखेगा, B2 तो सिंपल है। करंट अंदर है, ऐसा है, ऐसे टर्न करेगी फिंगर ऐसे B2 के लिए, तो B2 में प्रॉब्लम नहीं है। तो B2 तो हम जानते हैं नॉर्मली आ रहा है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, तो B2 तो बड़ा आसान है। B2 का अगर देखा जाए तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम प्लस आई कैप डायरेक्शन। B1 में थोड़ा सा कॉम्पोनेंट वाइज निकालना पड़ेगा, इधर देखना पड़ेगा, फिर इधर देखना पड़ेगा इसका कॉम्पोनेंट। ये थीटा एंगल है तो डिश 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 ये थीटा एंगल आएगा, तो B1 रिजल्टेंट आएगा आई कैप के अंदर B1 कोस थीटा, फिर ऊपर भी जाएगा एक कॉम्पोनेंट, एक मिनट वेट करो, इधर B1 है ना, ये थीटा एंगल है ना, ये थीटा एंगल है, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये 90 माइनस थीटा होगा, और फिर ये थीटा होगा, तो इधर तो साइन कंपोनेंट जाएगा आई कैप के अंदर, कोई माइनस आई कैप में, तो ये तो वैसे माइनस में जाएगा, तो ये तो साइन कंपोनेंट निकल जाएगा, प्रॉब्लम थोड़ी है, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप के अंदर प्लस B1, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा कोस में, कोस थीटा, ये जे कैप में, और B1 का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो वो होता है, करंट आई है, डिस्टेंस कितनी है उसकी, √5a, 10, ये मैग्नीट्यूड है। अब आप लोग आराम से निकाल सकते हो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा इसका, मैं आपको उसको सीधा आंसर दिखा दे रहा, दोनों को ऐड अप कर देना और कुछ नहीं करना। तो B जो होगा रिजल्टेंट उस D पॉइंट के ऊपर देखा जाए तो दोनों को ऐड कर दोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 5 पाई आई कैप प्लस दैट्स इट। ये सॉल्व कर लें तो सिंपल है, तो अब तो आ जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट और कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं क्लास पे। टू लॉन्ग थिन पैरेलल conductors of the shape shown below carry direct currents I1 and I2. The separation between the conductors is A. The width of the right hand conductor
is B with both conductor lying in one plane with both conductor lying in one plane. Find the magnetic interaction of force between them reduced to a unit of 3 of their length. To a unit of their, देखो शेप ऐसा दे रखा है कि एक कंडक्टर तो है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक कंडक्टर तो है बेटा लॉन्ग स्ट्रेट वायर, दूसरा कंडक्टर जो है ना वो रेक्टेंगल टाइप का है। तो दोनों वायर दोनों शेप में ऐसे हैं। पहले कंडक्टर में करंट I1 दे रखी है, दूसरे कंडक्टर में करंट दे रखा है I2 और इसका विड्थ दे रखा है B और दोनों में सेपरेशन दे रखा है A। ऐसा कुछ दे रखा है, एक ही प्लेन में ही है। तो मैग्नेटिक इंट्रैक्शन ऑफ फोर्स निकालना है आपको, दोनों के बीच में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो निकालना है। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला तो IBL होता है। तो पहले एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा एक का। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इतने लंबे कंडक्टर के लिए तो हम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज कॉन्टिन्यूस करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम एक काम करें, इसमें एक छोटा सा स्लाइस निकाल लेते हैं। इस स्लाइस की बात करते हैं पहले। इस स्लाइस का जो विड्थ है वो dx मान लेते हैं और इसके अंदर जो करंट फ्लो रही है मान लो वो छोटी सी करंट di फ्लो रही है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। और ये x डिस्टेंस पर रखा हुआ है वायर से, ठीक है। और इसका जो लेंथ है ना वो L है, ठीक है। तो जो फोर्स होता है ना, पहले हम छोटा सा फोर्स निकालें उसके बाद सारा काम करेंगे। नॉर्मली जो फोर्स होता है वो होता है F इज इक्वल टू ILB, जो मैंने आपको बताया था। अगर मैं L की वैल्यू 1 ले लूँ, यूनिट लेंथ का ले लूँ, और मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से होता है म्यू नॉट, और इन्फिनिटली लॉन्ग वायर में करंट जो फ्लो रही है वो I1 है। और यहाँ पर मैं फील्ड अगर मुझे निकालना है x डिस्टेंस पे तो कितना हो जाएगा 2πx। तो छोटे से स्ट्रिप के ऊपर फोर्स निकालेंगे पहले हम लोग। तो बच्चों अगर मैं बोलूँ कि एल बी एरिया में करंट फ्लो I2 हो रहा है, तो यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा इतना। पर मैं सोचता हूँ कि एल डिस्टेंस और dx विड्थ के साथ उसका जो विड्थ हो जाएगा, सॉरी एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट होगा मतलब वही डी आई करंट उस छोटे से स्ट्रिप के ऊपर। तो डी आई करंट की वैल्यू जाएगी I2 dx अपॉन डी। हाँ बच्चों, करंट पता लग गई, फील्ड पता लग गया, तो जो स्ट्रिप के ऊपर हम लोग फोर्स पता कर सकते हैं छोटा सा। तो फोर्स हो जाएगा म्यू नॉट आई, उसके अंदर सॉरी आई थोड़ी करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, हाँ तो I1 हो गया ना फील्ड का, और डी आई करंट है ही सही। तो V1 मल्टीप्लाई विद द करंट अपॉन ये कितना है V1 का वैल्यू 2πx। बस अब डी आई का वैल्यू पुट कर दो, तो म्यू नॉट I2 सॉरी I1 और I2 dx अपॉन 2πx भी, ये I1 है, ये I2 dx अपॉन 2πx और b। पूरा अगर पता करना है F फोर्स
तो म्यू नॉड I1 I2 तो कांस्टेंट निकाल लो बाहर, और x को वेरी करवाना है तो 2 पाई b बाहर निकाल लो। लॉग ऑफ वेरी करेगा ये केवल यहाँ से लेके इस पॉइंट से, ये a पॉइंट है और इस पॉइंट तक वेरी करेगा, ये a प्लस बी पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का। तो हम लोग जब लिमिट पुट कर देंगे इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a से लेके a तक b तक का निकाल सकते हैं आराम से। dx अपॉन x का तो वैसे भी log x होता है, खत्म कर। ये सवाल थे आज के। अगला क्लास में हम एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। हेलो।